प्यारे मित्रों, आज पुनः मैं कक्षा 10 का गणित का सेशन लेके मैं आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 1.2 आप जानते भी हैं कि मैं एनसीईआरटी को मद्देनजर मतलब एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए मैं इस सेशन को स्टार्ट किया हूं और इसी पे काम मैं कर रहा हूं। और हमारे कहने का आशय है कि अगर बातें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें और सब्सक्राइब भी करें, और ताकि हम जो क्रमवाइज जो वीडियो आपको दे रहे हैं, हमारे कहने का आशय है कि 1.1, 1.2, 1.3 या जो भी लाइन बाय लाइन है, जो भी एक क्रम से आपको यह सोल्यूशन वीडियो के माध्यम से मैं देता रहूंगा आपको। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कब हम वीडियो बना के आपको दे रहे हैं, और अगर हम देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन और आपको मैसेज जरूर मिलेगा। तो आगे हम बात करेंगे। लेसन आपका है 1.2। 1.2 के पहले मैं कुछ बेसिक बात करना चाहता हूँ आप पे कि बेसिक कुछ चीजें 1.2 को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी चाहिए आपको, उसको मैं पहले बता दूं। क्या टॉपिक है आपका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। या क्या होता है, तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे आप। इस प्रमेय का मतलब है कि यदि किसी संख्या का आप गुणनखंड करते हैं, किसी संख्या का आप गुणनखंड करते हैं, तो जो अभाज्य संख्याएं आपको प्राप्त होती हैं, पहले मैं बता दूं, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से विभाजित हो और अन्य किसी संख्या से विभाजित हो। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, अगर किसी संख्या का हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो उसको हम लिखते हैं अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर के गुणज के रूप में, प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में हम उसको लिखते हैं। जैसे कि 24 का हमको फैक्टर करना है तो क्या करेंगे? 2 into 2 into 2 into 3। यही है ना आपका 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 जा 24, मतलब 2 2 4 4 गुना 8 के 24। इसके कथनानुसार, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अनुसार, यदि किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं, किसी संख्या का फैक्टर करते हैं, तो जो अभाज्य संख्याएं हैं, यही अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्याएं हैं, इसको क्रम में न लिखें, इधर उधर लिखें, तो गुणा कराने पर वही संख्या प्राप्त होगा। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 2 into 3 into 2 into 2, तो भी 24 प्राप्त होगा। 3 into 2 into 2 into 2 लिखेंगे तो भी 24 प्राप्त होगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 24। बातें समझ में आ रही है? यही है गणित का आधारभूत प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसी को हम आधारभूत प्रमेय कहते हैं। एक बार और समझा दें कि किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो जो प्राइम नंबर आता है उसको पलट के भी लिखेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? बराबर आएगा। वह अपने आप में एक अकेले होगा। मतलब हमारे कहने का अर्थ है कि जो प्राप्त होगा वह एक ही प्राप्त होगा। आप पलट के लिखे, पलट के गुणा कराएं, अच्छा सीधे क्रम में गुणा कराएं, आपको आंसर वही प्राप्त होगा। बातें समझ में आ रही होंगी। इसी को बोलते हैं गणित का, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बातें समझ में आई? एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर। सपोज 28 है, 28 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर आप करना जानते हैं, 2 जा 2 2 हो जाए, 2 7 जा 14 और 7 जा 7, तो 2 into 2 into 7। इसके कथनानुसार अगर हम 7 गुणे 2 भी करते तो भी हमारे को 28 मिलेगा।
या 2 गुणे 7 गुणे 2 भी कर देंगे तो भी हमको 28 मिलेगा। इसी को कहते हैं हम अभाज्य संख्याओं को इधर उधर क्रम में करके गुणा कराएं तो भी वही आंसर प्राप्त होगा। उसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। बातें समझ में आ रही होंगी। अब आगे एक और बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं आगे क्या, इसके आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दस और 25 है, 10 और 25 है। इसका आप एचसीएफ क्या करिए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, 10 का 2 into 5 और 25 का 5 into 5। जो मिलता है वो इसका एचसीएफ हो जाता है। इसका मतलब इसका एचसीएफ 5 होगा। और एचसीएफ क्या होता है कि जो मिलता है उसको भी लिख लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखेंगे, उसको एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम की विशेषता ये होती है कि जैसे जो मिलता है उसको ले लेंगे, एक 5 ले लिया और ये अभी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, इसको लिख लिया, उसको एलसीएम बोलेंगे। और जो मिलता है उसको एचसीएफ कहते हैं। तो 5 गुना 10 10 से 50। तो एलसीएम आपको 50 मिला और एचसीएफ आपको 5 मिला। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ में मल्टीप्लाई करा। मान लीजिए एलसीएम को मिला 50, एचसीएफ को मिला 5, तो कितना आया, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिलेगा, 250। बात समझ में आ रही? उसी तरह हमको दो संख्या जो दिया है 10 और 25, 10 और 25 में गुणा कराएंगे तो भी हमको मिलेगा 250। इसका मतलब यह है कि दो संख्या कोई दो संख्या हो, यदि दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी ज्ञात करे, मौसा भी ज्ञात करे और एलसीएम भी ज्ञात करे, लसा भी ज्ञात करे, दोनों को गुणा करा दें, उसको रख दे बाहर और फिर दोनों संख्याओं को गुणा कराएं तो दोनों का आंसर क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कराएं और फिर दोनों संख्याओं का गुणा कराएं, दोनों का आंसर बराबर प्राप्त होगा। बातें समझ में आ रही है? इससे एक फॉर्मूला बनता है था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा, या इस तरह कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। मेरी बातें समझ में आपको आ रही होंगी। हमारे कहने का आशय है कि कोई दो संख्या है, आपको अगर दिया रहे दो संख्या आपको, तो अगर उसको दोनों को गुणा करा दे तो दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करा दे तो दोनों आपस में बराबर आएगा। बात समझ में आ रही? अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 बनाने के लिए आपको जितना मैं बताया हूं वो पर्याप्त हुए और आगे मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहा हूं। आगे आपका एक्सरसाइज क्या है, क्वेश्चन पहले क्या करें इसको थोड़ा देखना चाहेंगे हम, उसके बाद से क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो मैं इसको बनाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1.2 का आपका पहला क्वेश्चन और पहले में फर्स्ट क्या कह रहा है 140। तो 140 को बनाना है हमको, तो क्या करना है, इसको आप बनाएंगे 2 into 2 into 2 2 4 5 20 7 140। हमारे कहने का मतलब है कि फैक्टर करेंगे तो आप फैक्टर कर लेंगे इस तरह से, 2 7 14 35 70 5 7 35 और 7 कम 7। इस तरह से आपको आता है, हमने डायरेक्ट लिखा है। अब देखिए इसको एक नए तरीके से लिखिए, 2 अगर 2 बार है तो आप लिख दीजिए 2 पर 2 और 5 एक बार है तो 5 पे 1 और 7 पर 1। ये आप आंसर है, ये लिखने के कह रहा है आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, दूसरा क्वेश्चन है 56 156। तो इसको हम फैक्टर करेंगे 2 into 2 into 3 into 7 नहीं 7 नहीं होगा 13
13, हाँ 13 होगा। तो क्या करेंगे फिर इसमें 2 का पर 2 और 3 पर 1 और 13 पर 1, ये आपका आंसर होगा। तीसरा है आपका, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा आपका कह रहा है 38 25 है, 38 25। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो 3 को 2 बार लिखेंगे, 5 को 2 बार लिखेंगे और एक बार और 17 को एक बार लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा 3 2 बार और 5 2 बार और 17 एक बार, ये आपका आंसर होगा। फिर आपका चौथा क्या होगा, चौथा क्वेश्चन आपका 5005 5005 5005, तो ये हो जाएगा आपका 5 7 11 और 13। तो आपको यही मिल जाएगा क्योंकि सब एक ही बार है, 5 7 11 और 13 सब एक एक बार है, देख लीजिए आप, एक एक हाथ है, ये आपका आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या 74 29, तो यह आपका होगा 74 29 होगा 17 19 और 23, तो 17 19 और 23, एक बार ये भी एक बार ये भी है और एक बार ये भी है, क्या आपका आंसर। हमारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। मतलब कह रहा है कि आपको दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको जांच करना है, क्या जांच करना है कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या गुणा कराएं और उसका एलसीएम और एचसीएफ गुणा कराएं, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन हमारा है वाला 26 और 91। देखिए हमको दो शर्त करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ और फर्स्ट इंटू सेकेंड, दोनों को बराबर लाना है, दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर कर लें, फैक्टर कर लें तो 26 को लिखिए 2 इंटू 30, 91 को लिखिए, 91 को लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 91 को मिलेगा आपको क्या, तो ध्यान दीजिए ये तो हमारा फॉर्मूला है, इसी पे काम करना है कि इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके दोनों को बराबर लाना है। तो देखिए पहले तो इसमें हम क्या करें, एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम क्या होता है, जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 इंटू 7 इंटू 13 जब ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा, इसको गुणा कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू 7 इंटू 13 लेंगे तो हमको मिलेगा 18182 और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा जो मिलेगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। अब ध्यान दीजिए 26 और 91 में जब गुणा कराएंगे हम तो हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, 26 और 91 में गुणा कराएंगे हम तो हमको क्या प्राप्त होगा, 23 66 मिलेगा, हमको 23 66 मिलेगा। और 182 और 13 में गुणा कराएंगे तो हमको भी 23 66 मिलेगा। बातें समझ में आ रही है, यही आपको दिखाना है। दोनों का एलसीएम भी ज्ञात किया और एचसीएफ भी ज्ञात किया, दोनों को गुणा कराया तो हमको उतना ही मिला और दोनों संख्या को गुणा कराया तो हमको उतना ही प्राप्त हुआ। बातें समझ में आ रही है। आगे और बात करें इसी पर, थोड़ा सा बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन है आपका कितना, दूसरा है 510 और 92। तो पहले तो हम एलसीएम एचसीएफ नहीं एलसीएम इस तरह से एलसीएम इंटू एचसीएफ और
फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड मतलब 510 गुणे 92। तो हम 510 गुणे 92 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको? 510 गुणे 92 2346 में प्राप्त होगा हमको। दोनों गुणा कराएंगे तो 46,920। अगर एलसीएम सबसे पहले आप इसका फैक्टर कर लें 510 का, तो 510 का फैक्टर करेंगे तो 2 3 5 17, 2 3 5 और 17 प्राप्त होगा। और 92 का हमको प्राप्त होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? केवल 2 ही मिलेगा ना, 2। और एलसीएम क्या हो जाएगा? जो मिलेगा वो भी लेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लेंगे। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 46,920। 46,920 में 23,460, 23,460। तो अब क्या करेंगे? 23,460 गुणे 2, तो भी आपको मिल जाएगा 46,920। बातें समझ में आ रही होंगी। दोनों का हम एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। एलसीएम ज्ञात किए, एचसीएफ ज्ञात किए, जो मिलता है उसको एचसीएफ हो जाता है, जो नहीं मिलता है, जो मिलता है उसको मिले गुणा कराते हैं, एचसीएफ हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। और दोनों गुणा करा देंगे तो, और दोनों संख्या गुणा कराएंगे तो आंसर हमको वही प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा, इसी में का तीसरा क्या? 360, 336 और 54, 336 और 54, 336 और 54, 336 और 54 की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, इसकी बात कर ले। क्या? हाँ, 336 और 54। तो आप 336 और 54 गुणा कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 336 और 54 गुणा कराएंगे तो 181 44 प्राप्त होगा। 181 और 44 प्राप्त होगा। तो अब इसका एलसीएम क्या कर लें? 336, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब 54 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 54 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 3। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? ये 2 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है। तो 2 गुणे 3 मतलब 6। और एचसीएफ क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। मतलब 2 पर 4 और 3 पर 2 पर 4 गुणे 3 पर 4, मतलब 3 पर 3 गुणे 7, मतलब मिल जाएगा आपका 30 24। और 30 24 गुणे 6 गुणा करा देंगे तो 181 44 को प्राप्त हो जाएगा। हमको दोनों का एलसीएम और एचसीएफ गुणा कराया तो भी, और दोनों संख्याओं को गुणा कराया तो भी आंसर बराबर आया। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एचसीएफ दोनों ज्ञात करें। तो देखिए 12 15 और 21 कह रहे कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। लीजिए भाई, पहले हम इसका फैक्टर कर लें। 12 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 3 गुणे 3 गुणे 5, 21 3 गुणे नहीं 3 गुणे 7। तो एचसीएफ क्या करें? तो एचसीएफ क्या होगा? पहले हम एचसीएफ क्या कर लेते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा? जो मिलेगा वही एचसीएफ हो जाएगा। देखिए ठीक, और एचसीएफ क्या हो जाएगा?
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 2 ना 4 4 की बात करते 60 छोड़ सकते 42 420। बातें समझ में आ गई, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कर लेंगे, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। आगे बात करते हैं अगला, इसी पर पहला था, अब इसका दूसरा, तीसरे का तीसरा 17 23 29। 17 का क्या होगा 1 गुणे 17, 23 का 1 गुणे 23 और 29 का 1 गुणे 29। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, कुछ नहीं मिला, एक मिला, एक एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। अब गुणा करा देंगे, यही आंसर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आंसर यही होगा, इसका आंसर यही होगा। अगले बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे इसी पर तीसरा, क्या 8 9 और 25। 8 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के लिए 3 इंटू 3 और 25 के लिए 5 इंटू 5। इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, एक कॉमन बन रहा है, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 1। जब कुछ नहीं मिलता है तो एचसीएफ 1 होता है और एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। मतलब 2 पे 3 और 3 पे 2 और 5 पे 2, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। और चौथे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एचसीएफ संख्या दिया हुआ है, एचसीएफ किसका 306 एंड 657। इसका एचसीएफ कह रहा है कि 9, मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, तो कह रहा है एलसीएम कितना 36657, इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो आप तो जानते हैं ना क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, आप जानते हैं ना। तो आपका फर्स्ट सेकेंड क्या है 306 और 657 बराबर एलसीएम पूछ रहा है आपको, एलसीएम छोड़ दीजिए यहाँ पे और एलसीएम पे जगह 9 रख दीजिए, 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए किसमें 306 इंटू 567 अपन 9 और एलसीएम 9 27 34 बार में कटा एलसीएम, तो आपका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा कितना 22338। 38 नहीं 22338 आपका हो जाएगा आपका एलसीएम। बातें समझ में आ रही होंगी, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। और आप लोग तो अगर बातें समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को बार बार देखने का प्रयास करें, आपको बातें समझ में जरूर आएगी। इसमें इतना बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, गणित को सीखने का प्रयास करें जरूर, कहीं ना कहीं सीखने का प्रयास करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में जरूर आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। तो आप वीडियो को देखने का प्रयास करें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 5 कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे अंक 0 पर समाप्त हो जाएगी। मतलब कहने का आता है इस बार 6 पर n, और कह रहा है कि n प्राकृतिक संख्या है। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि क्या जब इसका गुणन करें, जैसे कहने का मतलब होता है ना कि संख्या का स्क्वायर करके 36, इसका कहने का अर्थ यह है क्या इसके जो समाप्त होगा वह 0 पर समाप्त होगा, क्या हो सकता है। तो हमारे कहने का अर्थ यह है कि n प्राकृतिक संख्या है। इस पर तो n प्राकृतिक संख्या है तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कैसे स्टार्ट होगा ना, जब प्राकृतिक है तो ये कैसे स्टार्ट होगा 1 2 3 4 कुछ नहीं। अगर 6 पर 1 रखते हैं तो इसका मान 6 होगा, 6
2 रखेंगे तो 36 होगा, 6 पर 3 रखेंगे तो 216 होगा। एक बात तो पहले मैं बता दूं कि 6 से किसी भी संख्या में 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी इकाई का स्थान पर 6 ही होगा। अब अन्यथा हम कह देंगे कि यहां 0 पर, शून्य पर समाप्त होने के लिए 6 इसके फैक्टर में क्या होना चाहिए, 3 के स्थान पर 5 होना चाहिए। अरे भाई 3 के स्थान पर मान लीजिए 6 है, 2 गुणे 3 के स्थान पर हमको आ रहा है 5 रख देंगे तो 3 के स्थान पर 5 मतलब 2 बचे 10 हो जाएगा। और 10 पर हम कुछ भी संख्या रखेंगे, मान लीजिए 5 रख दे या 2 रख दे तो 10 आने 100, तो 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके फैक्टर में, उसके गुणनखंड में 5 का आना बहुत जरूरी है। अगर 5 नहीं आएगा तो 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। अगर 0 पर समाप्त करना है तो उसमें 5 आना जरूरी है, क्योंकि इसमें देखिए इसके फैक्टर में 2 और 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो यह संख्या कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी, आगे बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 6 क्या कर रहे कि व्याख्या कीजिए जो नंबर दिया 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य का मतलब ये होता है कि अपने आप से भी कटे और अन्य किसी संख्या से भी कटे। तो हम उसमें बात कर लेते हैं कि भाज्य क्यों है। भाज्य है तो क्यों है, दिखा देते हैं। तो संख्या है 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। यही है। एक बात मेरी बताइए, एक बात मेरा बताइए, 1 नहीं होगा 5 है, इसमें 13 काम कर लेते हैं। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 7 गुणे 11 गुणे 11 था 1177 71 77 धन 1 13 13 गुणे 71। ठीक, और इसमें 5 काम कर ले तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आधान 1। तो क्या हो जाएगा, 2 1 24 24 छक्के 24 25 42 24 छक्के 24 छक्के 24 12 14 144 सत्ते 7 28 7 28 2 30 और 7 कम 7 3 10 100 5 गुणे 1 0 8। इसको जोड़ेंगे ना क्या, यह तो 5 से भी डिवाइड होगा, 109 से भी डिवाइड हो सकता है, या 13 से भी डिवाइड होगा, 78 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब यह है कि दोनों संख्याएं भाज्य हैं। बातें समझ में आ रही। भाज्य का मतलब देखिए, जो गुणा कराए हैं हमें, गुणा कराए हैं, अगर कुछ ऐसी संख्या आ जाती, मान लीजिए 13 आ जाता, 111 आ जाता, तो ये सब संख्याएं कटती नहीं है। इसमें जो संख्याएं प्राप्त हो रही है, 5 पहले दिया है, इसमें देने को भाग देने पर क्या कर जाएगा, कट जाएगा, इसलिए कहेंगे कि ये दो संख्याएं भाज्य। आगे बात करते हैं। आपका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन के बाद हम करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका है 7वां। किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं,
करते हैं और प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। दोनों का एलसीएम ज्ञात कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 12 मिनट और 18 मिनट। तो 12 18 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 2 4 4 बाकी 36। तो 36 मिनट बाद पुनः हम मिलेंगे। बात समझ में आई? यही आपका आंसर होगा। और मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को बार बार देखने का प्रयास करें, आपको बातें समझ में जरूर आएगी, आपको बातें जरूर समझ में आएंगी। हम एक बात बताना चाहते हैं कि इसके आगे वीडियो कल मैं लेकर फिर आने वाला हूँ 1.3, और मैं बेसिक को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसे वीडियो को बनाएं, मतलब क्या कमी रह गई है। तो कमी को आप बताने का प्रयास करें, हमको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर बताएं। धन्यवाद।